देश और दुनिया की उन खबरों को देखने का वक्त आ गया है जो आज सुर्खियों में रही। आपके राज्य की वो खबर भी दिखाएंगे जो बड़ी खबरों के शोर में कहीं ना कहीं गुम हो गई। नए अंदाज में मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत और आपको सावधान करने वाली खबर से ये शुरुआत होगी। नया साल दस्तक देने की तैयारी कर रहा है एंड आई एम श्योर आप सबके सब पार्टी मोड में आ चुके होंगे। जश्न मनाने के लिए लोगों का जोश हाई दिख रहा है, लेकिन हिल स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी हाई है और यही भीड़ कोरोना को इन्विटेशन दे रही है। वायरस के लिए ओपन इन्विटेशन का काम करती इस भीड़ पर ये पहली खबर। मनाली में सैलानियों की ये भीड़ देखिए। रात भले ही ढल रही हो, लेकिन इनका जोश हाई है। लेकिन हाई तो कोरोना का खतरा भी है। ये भीड़ भाड़ भारी पड़ सकती है। वैसे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर रुद्रप्रयाग और कुल्लू के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कोरोना संक्रमण 14.29% की दर से फैल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कोरोना फैलने की दर 11.11% है और अभी तो इन जगहों पर सैलानियों की भीड़ पूरी तरह जुटी भी नहीं है। जरा सोचिए, जब नए साल के मौके पर यहाँ लाखों टूरिस्ट जमा होंगे तब क्या होगा। ये सच है कि देश में कोरोना फैलने की औसत दर अभी भी 0.21% है, लेकिन फेस्टिव सीजन में बने कोरोना के नए हॉटस्पॉट्स ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर है। टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को देखकर उत्तराखंड सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते हिमाचल प्रदेश की सरकार भी कोविड प्रोटोकॉल के पालन की एडवाइजरी जारी कर चुकी है। कर्नाटक में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि गोवा की सरकार ने साफ कह दिया है कि वो 2 जनवरी तक किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रही। लेकिन दिल्ली, मुंबई समेत देशों के तमाम हवाई अड्डों पर टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। कोरोना से जंग में सावधानी हम जानते हैं सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए जरा सी लापरवाही खुशियों में खलल डाल सकती है। और ये तो आप सब जानते हैं कि वेरिएंट जो है, वायरस का नया वेरिएंट, वो चीन में तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ चीन कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को हटाने जा रहा है। महामारी की सुनामी के बीच चीन के इन फैसलों से दुनिया क्यों दहशत में है, अब ये जानिए। दुनिया में चिंता इसलिए है क्योंकि महामारी की सुनामी के बीच चीन ने कोरोना से जुड़े सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। तेजी से स्प्रेड होते वायरस के बीच चीन में 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं होगा। इससे पहले चीन आने वाले यात्रियों को 2 हफ्ते तक क्वारंटीन रहना जरूरी था। चीन ने 2020 में महामारी को A कैटेगरी में रखा था। तब भी चीन ने दुनिया को गुमराह करते हुए वायरस को ब्यूबोनिक प्लेग और हैजा के बराबर माना था। लेकिन अब वायरस के न्यू वेरिएंट BF7 को B कैटेगरी में डाला जाएगा, यानी चीन में अब कोरोना खतरनाक संक्रामक बीमारी नहीं रहेगी। इसके पीछे चीन का तर्क है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। वैसे अब चीन कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड भी नहीं रखेगा। यह हाल तब है जब कोरोना चीन में कहर बरपा रहा है। हाल ही में अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2023 में चीन में कोरोना का महाविस्फोट हो सकता है और अगले साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। यानी चीन एक बार फिर दुनिया के सामने वैसा ही संकट खड़ा करने वाला है जैसा उसने 3 साल पहले किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ चीन में कोरोना की सुनामी आई है, दूसरी तरफ चीन हर पाबंदी हटाने जा रहा है। जिस वक्त लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की जरूरत है, उस वक्त वो सारी बंदिशें हटाने जा रहा है। इससे दुनिया के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। चीन ने ये कदम तब उठाए हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स के एशिया के रिपोर्टर चांग चे की ने नई रिपोर्ट रिलीज की है। इस नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन में कोरोना जंगल में आग की तरह फैल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन के कई शहरों में कोरोना की रफ्तार बेहद डरावनी है। चीन के पूर्वी शहर किंगडाओ की आबादी करीब 1 करोड़ है। रोजाना यहाँ 50 लाख कोरोना के केस आ रहे हैं। ग्वांगडोंग प्रांत के 70 लाख की आबादी वाले शहर डोंगग्वान में रोजाना 2,50,000 से 3 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं शांगसी प्रांत में करीब 1,57,000 केसेस आए हैं। डोंगग्वान हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स की भारी किल्लत की बदौलत हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में चीन का कोरोना पाबंदियां हटाने का फैसला दुनिया को फिर से डराने लगा है। अब सोचिए ना, चीन ने ये पाबंदियां तब हटाई है जब बीजिंग में, शंघाई में, बाकी तमाम चीन के बड़े बड़े शहरों में कोरोना की भयंकर लहर का सामना हो रहा है। एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों लोगों को वायरस से संक्रमण की खबरें आ रही है। हजारों लोगों की मौत हो रही है। और ऐसे हालात के बावजूद चीन मौत के आंकड़े जारी नहीं कर रहा। लेकिन चीन से आ रहे वीडियोस असलियत को बयां करने के लिए काफी है।
ये तस्वीरें शंघाई के वेस्ट बॉक्सिंग रोड वाले शमशान घाट के अंदर की है। यहाँ लोगों की कतार इसलिए है ताकि वो अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार कर सके, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सके। ये वीडियो चीन के ग्रामीण इलाके के अस्पताल का बताया जा रहा है। इलाज का इंतजार कर रहे लोग जिंदा हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता। कई लोग इसी तरह जमीन पर लेटे दिखाई दिए, लेकिन अंदर के हालात तो और भी खराब है। ओपीडी पूरी तरह फुल है। जो लोग कुर्सियों पर हैं वहीं पर उन्हें ड्रिप लगा दी गई। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों तक को लेकर आए थे। शमशान घाट के इस वीडियो को नॉर्थरोप गुंडैम नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। दावा है कि वीडियो चीन के हेबेई प्रोविंस के वेनान काउंटी का है। यहाँ शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और शमशान घाट 24 घंटे 7 दिन ऑपरेशनल है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर चीन के एक्सपर्ट्स कोरोना के घातक लहर की आशंका जाहिर कर चुके हैं। सोशल एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग के मुताबिक 72 घंटे में चीन में करीब 45 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा डबल हो सकता है। इसी तरह अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फीगल डिंग ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। एरिक फीगल के मुताबिक अगले 3 महीने में दुनिया की 10% आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। कोरोना की नई लहर में लाखों लोगों की मौत की आशंका है। हालात को देखते हुए जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने सख्त फैसला लिया है। 30 दिसंबर से चीन से आने वाले नागरिकों को लेकर सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी। अब देखिए ना, चीन का पूरा मेडिकल सिस्टम आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, अभी भी क्रैश हो चुका है। इसीलिए चीन ने विदेश से मदद मांगना शुरू कर दिया है। कोरोना वाली विदेशी वैक्सीन को परमिट दे दिया है, मगर इस बीच चीन की जनता भारत की तरफ भी देख रही है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि चीन के कई लोग हिंदुस्तान की दवाओं की खरीदारी कर रहे हैं। ब्लैक मार्केट से भारत में बनी कोरोना की जेनरिक दवाएं खरीद रहे हैं। असल में चीन में कोरोना की 2 एंटीवायरल दवाओं की डिमांड बढ़ गई है और इस वजह से इनके दाम भी आसमान पर है। कई लोग इन दवाओं को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसीलिए चीन के कई लोग भारत से सस्ती एंटीवायरस दवाएं मंगवा रहे हैं। चीन के लोगों का कहना है कि सरकार ने बगैर तैयारियों के लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दे दी। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। इमरजेंसी वार्ड में जगह नहीं है। दिक्कत तो है। सरकार ने अचानक पाबंदियों में ढील दे दी, इसके लिए हम तैयार नहीं थे। लॉकडाउन में अचानक ढील देने का फैसला चीन की गले की फांस साबित हो गया। इसीलिए आनन फानन में तुरंत विदेशी एंटीवायरल दवाओं को मंजूरी दे दी गई। चीन ने फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड और एक चीनी कंपनी की दवा को मंजूरी दी है, लेकिन पैक्सलोविड का स्टॉक कई जगह से खत्म हो चुका है। चीन में भारतीय दवाओं का आयात बैन है और उसे बेचना कानूनन अपराध है, लेकिन मरता क्या ना करता। इसी वजह से चीन की जनता भारत की एंटीवायरल दवाएं मंगा रही है। कोरोना लाशें बिछा रहा है, लेकिन बीजिंग की सल्तनत किसी की नहीं सुन रही। जिनपिंग का हुक्म आ चुका है, इसीलिए अब सिर्फ दिखावे की तैयारी है। चूंकि दवाएं मिल नहीं रही, यही वजह है कि कई लोग होम रेमेडीज के सहारे हैं। नींबू से लेकर चेरी तक के लिए मारामारी है। तो देखा आपने, चीन कोरोना के खौफनाक दौर से इस वक्त गुजर रहा है और तस्वीरें सब कुछ बता रही है, वो झूठ नहीं बोलती है। करोड़ों लोगों की जान पर अभी खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना से जंग के लिए हम कहां खड़े, हिंदुस्तान कहां है? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के तमाम शहरों के अलग अलग अस्पतालों में इसी तरीके से मॉक ड्रिल हुई है। इसे परखने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की हैं, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। यहाँ मॉक ड्रिल उनकी देखरेख में कराया गया। डेल्टा वेरिएंट के दौरान जो पीक था, उस दौरान करीबन 80 आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन फिलहाल अभी ही 50 बेड्स के आसपास का इंतजाम कर लिया गया है और उम्मीद यही की जा रही है, डॉक्टर्स के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि उस तरीके के हालात नहीं बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि अगर कोरोना ने सर उठाया तो हर हालात से निपटने के लिए हर अस्पताल को तैयार रहना चाहिए। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सरकारी अस्पतालों से बिस्तर, वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट जैसी तमाम जानकारियां तलब कर ली। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों का टेस्ट मुंबई में भी हुआ। ये तस्वीरें बॉम्बे हॉस्पिटल की हैं। जैसे ही कोरोना का मरीज पहुंचा, पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर यूपी पर भी टूटा था, लेकिन इस बार सरकार सतर्क है। आज लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम शहरों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई।
इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बलरामपुर के अस्पताल में तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर इलाज के लिए आए एक ऐसे मरीज पर पड़ी जो ठंड से कांप रहा था। डिप्टी सीएम ने अपनी जैकेट उसे पहना दी। और आपको बता दें कि कोरोना पर यह तैयारी बहुत खास है, इसलिए क्योंकि देश में महामारी का खतरा बना हुआ है। आज तमिलनाडु के मदुरई से खबर आई है, चीन से लौटी एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि ये किस वेरिएंट से संक्रमित है इसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। इस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स इसीलिए भेज दिए गए हैं, उससे पता चलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है। रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि चीन से आई एक महिला और उनके साथ उनका जो बच्चा था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन कौन सा वेरिएंट है जिसके चलते ये कोरोना संक्रमित हुई है। बीते 4 दिन से सुपर पावर अमेरिका बर्फीले तूफान का कहर दूसरी तरफ झेल रहा है। इस तूफान से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क की अगर बात करूं तो वहां पर 27 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन बर्फीले तूफान पर नई भविष्यवाणी अमेरिका को और ज्यादा डरा रही है, और ये नई भविष्यवाणी किस तरफ इशारा कर रही है वो नजर डाल लीजिए। बर्फीले तूफान के कहर का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। गाड़ियों और घरों से लोगों के शव निकाले जा रहे हैं। कई शहर बर्फ के पहाड़ में तब्दील हो चुके हैं। बिना वजह सड़कों पर ना निकलने की वार्निंग जारी की गई है। बर्फीले तूफान की मार सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क के बफलो शहर पर पड़ी है। यहाँ 43 इंच बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, पावर स्टेशन पर बर्फबारी के चलते बिजली सप्लाई चरमरा गई है। ऐसे ही खौफनाक हालात अमेरिका के और शहरों के भी हैं। बर्फीले तूफान की वजह से पूरे अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा घरों की बत्ती गुल है। बर्फीला तूफान अब तक 50 से ज्यादा जाने ले चुका है। अकेले न्यूयॉर्क शहर में मरने वालों का आंकड़ा 30 के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने इसे इतिहास की सबसे भीषण आपदा करार दिया है। उधर यूएस नेशनल वेदर की रिपोर्ट अमेरिका की चिंता और बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग एक और बर्फीला तूफान आने की आशंका जता रहा है। यूएस नेशनल वेदर की रिपोर्ट तब आई जब 60% अमेरिकन हाड़ कपा देने वाली ठंड की मार झेल रहे हैं। नेशनल वेदर सर्विस का दावा है कि फ्लोरिडा के मियामी, टेम्पा, ऑर्लैंडो और वेस्ट पाम बीच में पिछले 24 घंटे में 1983 के बाद सबसे कम तापमान रहा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, आप देख लीजिए हमारे देश में भी ज्यादातर इलाकों में ठंड जो है वो कपकपी छुड़ा रही है। उत्तर भारत में तो शीतलहर के साथ टेम्परेचर माइनस वाला टॉर्चर भी दिखा रहा है। दिल्ली में भी सर्दी अचानक बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर ये बर्फ निगाहों के लिए भले ही सुकून का सबब हो, लेकिन ठंड का हाल मत पूछिए। इन तमाम राज्यों में पारा माइनस में है। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में पारा -24.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महादेव के धाम केदारनाथ में पारा गिरकर -21.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। श्रीनगर में टेम्परेचर -4.8 रहा। यहाँ डल झील का जमना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पारा -0.6 रहा और पारे में ये गिरावट फाइनल नहीं है। अभी इसके गोते लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी 29 दिसंबर से और तेज हो सकती है। वैसे पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में शीतलहर चलेगी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्य इस समय शीतलहर की चपेट में है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाया रह सकता है। कुल मिलाकर हालात बता रहे हैं कि एहतियात जरूरी है। और इसी तरह की ठंड और प्रॉब्लम इससे ज्यादा खतरनाक यूक्रेन वाले वॉर जोन में भी है। विंटर्स के चलते यूक्रेन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस में जंग रोकने के लिए पीएम मोदी से मदद मांगी है, जंग खत्म करने की अपील की है। असल में सोमवार को प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर बात की। फोन कॉल के बाद जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। फोन कॉल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से उस 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूले का सपोर्ट करने के लिए कहा, जिसका जिक्र उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा पर किया था। मैंने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की। अगले साल भारत के पास G20 की अध्यक्षता आने वाली है। मैंने पीएम मोदी को अध्यक्षता की बधाई दी है। युद्ध खत्म करने के लिए भारत
और सक्रिय कोशिश कर सकता है। इस मीटिंग को लेकर के पीएमओ की ओर से भी डिटेल शेयर की गई। पीएमओ ने कहा कि दोनों ही नेताओं ने आपसी सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के अधिकारियों से भारतीय छात्रों की निरंतर शिक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिन्हें यूक्रेन से इस साल की शुरुआत में वापस लौटना पड़ा था। मोदी और जेलेंस्की के बीच इससे पहले अक्टूबर के महीने में भी फोन पर बात हुई थी। असल में पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अगर रूस किसी मुल्क की बात सुनता है तो वो है भारत। कुछ दिन पहले अमेरिकी एजेंसी CIA के चीफ ने कहा था कि भारत की कोशिशों और पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की मुलाकात के बाद दुनिया भर से न्यूक्लियर अटैक का खतरा टला था। वैसे भी मोदी पुतिन के सामने कह चुके हैं कि ये युद्ध की सदी नहीं है और इसलिए दोनों देशों को मिल बैठ करके बातें करनी चाहिए और शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं कोशिशों का असर है कि पुतिन बार बार युद्ध विराम के सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या युद्ध रुकेगा? इससे पर्दा अभी उठा नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जहां पर्दे को लेकर, हिजाब को लेकर दिन रात प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजाब पर ईरान को सुलगते हुए आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन कट्टर इस्लामिक सोच के खिलाफ बेटियों की जंग अभी भी जारी है और उन बेटियों को एबीपी न्यूज का सलाम। 500 से ज्यादा लोग अब तक हिजाब क्रांति में मारे जा चुके हैं। कई शहर अभी भी हिजाब के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सितंबर 2022 महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में जो हिजाब क्रांति छिड़ी, उसके शोले क्रांति के 100 दिन के बाद भी धधक रहे हैं। ईरान के कई शहरों में अब भी हिजाब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का है। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद भड़का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। हिजाब क्रांति ने सत्ता की चूल्हे हिला दी है, लेकिन पब्लिक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 100 दिन के प्रोटेस्ट में अब तक ईरान में 500 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 69 बच्चे शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट बताती है कि ईरान के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है विरोध और बढ़ सकता है। ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा दे रही है। ईरान में पहले भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। 2017 में शुरू हुआ आंदोलन 2018 की शुरुआत तक चला था। नवंबर 2019 में भी आंदोलन हुए थे, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन अपने आप में अनोखा है। प्रदर्शन को हर वर्ग का साथ मिल रहा है। पहले के प्रदर्शनों से इस बार का प्रदर्शन इस मायने में भी अलग है, क्योंकि इस बार प्रदर्शनकारी मोलोटोव कॉकटेल यानी एक प्रकार के देसी बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल बासीज मिलिशिया के ठिकानों और हफ्जा के खिलाफ हुआ है। ये शिया मुस्लिम मौलवियों के धार्मिक स्कूल हैं। ईरान की जनरेशन Z इन प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रही है। ये युवा कड़े धार्मिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। इन्होंने सिर पर बांधे जाने वाले स्कार्फ को जलाना शुरू कर दिया है। इस आरोप में एक 16 साल के लड़के अर्शिया इमाम गोलीजादे को ईरान के पश्चिमी शहर तबरीज में गिरफ्तार किया गया था। यानी ईरान में छिड़ी हिजाब क्रांति 100 दिन पूरे करने के साथ ही और भी भयंकर और भयानक हो चुकी है। अब ईरान की तमाम महिलाओं ने सोच लिया है कि सीमा को लांघना ही होगा, लेकिन एक सीमा विवाद के तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में भी है। भाषा के नाम पर जमीन की जंग लड़ी जा रही है। यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठा लिया है। शिंदे सरकार ने कर्नाटक के विवादित गांव की जमीन महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करवा लिया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक की 165 गांवों की 1-1 इंच जमीन महाराष्ट्र में मिला दी जाएगी। बेलगाम, कारावार, बिदार, निप्पणी, भल्की इस विवादित इलाके का हिस्सा है। कर्नाटक के साथ जमीन विवाद को महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दल समय समय पर महाराष्ट्र के सम्मान से जोड़ते रहे हैं। इसीलिए शिंदे सरकार ने जब विधानसभा में प्रस्ताव रखा तो किसी ने विरोध नहीं किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक के गाँव को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाएगा। खास बात यह है कि गुरुवार को ऐसा ही एक प्रस्ताव कर्नाटक विधानसभा में भी पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन कर्नाटक सरकार जो है वो नहीं देगी। आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र की सरकारें कर्नाटक के सैकड़ों गाँवों पर दावा करती रही है। महाराष्ट्र का कहना है कि इन गाँवों के लोग मराठी भाषी हैं। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ था। इस वजह से इन गाँवों को कर्नाटक के बजाय महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय की गई थी, इसीलिए विवाद की गुंजाइश है ही नहीं।
एक सीमा जानवरों और इंसानों के बीच भी है, वो अनदेखी सीमा है, लेकिन उस सीमा को आज पहले इंसानों ने लांघा, आज एक जानवर ने दोबारा लांघी। आज देश के 2 अलग अलग शहरों में तेंदुए का खौफ जो है वो दिखाई दिया है। सबसे पहले मैं नोएडा और असम के जोरहाट, इन दोनों जगह का इलाका जो आपके सामने रखना चाहती हूं। यहां दहशत तेंदुए की दिखाई दी है। नोएडा में वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को ढूंढते रहे। ये जोरहाट की तस्वीरें, ये देखिए कैसे तेंदुआ आता है और गाड़ी के ऊपर अटैक करता है। वो तो अच्छा है कि वो गाड़ी पर शीशा चढ़ा हुआ था और ये गाड़ी के अंदर से ली गई तस्वीर है। और उसके बाद आप देखिए कैसे तेंदुआ भागा है और फिर पूरी कोशिश हुई और आखिरकार शायद तेंदुए को पकड़ लिया गया है। और ये नोएडा की तस्वीर है जहां पर वन विभाग के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सब अलग अलग सोसाइटी में जहां पर तेंदुए के भागने की तस्वीर है, जोरहाट की है, वहां भी ऐसे ही ढूंढने की कोशिश की जा रही थी तेंदुए को, लेकिन देखिए किस तरीके से अटैक किया है। और इसीलिए अब ये खौफजदा करने वाली खबर उन दोनों ही इलाकों के लिए। लोगों ने फौरन वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तेंदुआ नजर नहीं आया। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले गए, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। एबीपी न्यूज ने जब कंसर्न्ड ऑफिसर्स से बात की तो उन्होंने भी कह दिया कि तेंदुए के यहाँ मौजूदगी के पुख्ता सबूत नहीं मिले। हालांकि पुलिस ने सोसाइटी के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और रात में घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी है। इस बीच असम के जोरहाट से आई इस तस्वीर से लोग खौफजदा है। एक तेंदुआ बिल्डिंग से छलांग लगाता है और सामने से आ रही एक गाड़ी पर हमला बोल देता है। गनीमत ये रही कि कार का शीशा बंद था, वरना ड्राइवर को नुकसान हो सकता था। वन विभाग का कहना है कि अभी तक इस तेंदुए के हमले में 3 वन कर्मचारियों सहित 13 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बहुत मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ लिया गया है। अब ये तो आप समझ गए होंगे, जंगल साफ हो रहे हैं और इसीलिए जानवर जो हैं शहरों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन शहरों की एक और समस्या है पीने का पानी। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर हर साल वादे तो बहुत से होते हैं, मगर यमुना साफ नहीं होती। आज खबर ये आई कि यमुना और ज्यादा मैली हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें बताया गया कि यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ने वाला है। प्रेस नोट के मुताबिक दिल्ली के वजीराबाद में यमुना के पानी में अमोनिया ज्यादा था। इसी के चलते कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के आउटपुट पर असर पड़ा। इसमें 5 से 15% तक की कमी आई। इसका असर ये हुआ कि वजीराबाद, चंद्रावल, बवाना, नांगलोई और हैदरपुर जैसे इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ा और पानी की राशनिंग कर दी गई। जल बोर्ड के मुताबिक साउथ, सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के लोगों को पानी की लो प्रेशर की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया कि सप्लाई को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। कहा यह भी गया कि ज्यादा दिक्कत होने पर लोग जल बोर्ड की हेल्पलाइन पर शिकायत करके वाटर टैंकर्स मंगवा सकते हैं। दिल्ली की यमुना साफ हुई कि नहीं ये आप सब जानते हैं, लेकिन राजनीति साफ सुथरी हो रही है कि नहीं हो रही है, सियासत का रुख बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर आज बवाल मच गया है। सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। आगे क्या हुआ, हुई है वही जो राम रची राखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद यूपी के अमरोहा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी को राम बताया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुलना राम के खड़ाऊ से कर दी। जानते भगवान राम की राम बहुत दूर तक जाती है, हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो राम लेकर चलना पड़ता है। राम लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। सलमान खुर्शीद यहीं नहीं रुके, ये भी कह दिया कि राहुल एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमलावर हो गई। राम से तुलना पर कांग्रेस नेताओं पर पलटवार कर दिया। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी। ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती? राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्यों इतना कपड़ा खराब करवा रहे हैं इन कांग्रेसियों का। असल में ये सारी कवायद यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सुर्खियों में लाने को लेकर है, उसे हिट कराने को लेकर है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 जनवरी को दाखिल होने वाली है, जो 5 जनवरी तक चलेगी। कांग्रेस ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए कमेटियों का गठन किया है।
8 अलग अलग कमिटीज में लगभग 90 लोगों को शामिल किया गया। यूपी के ज्यादातर प्रमुख कांग्रेसी चेहरों को जगह भी दी गई है। खबर है कि कांग्रेस ने यूपी में कई दलों को संपर्क किया ताकि राहुल गांधी की यात्रा को और दमदार बनाया जा सके और इसे विपक्ष जोड़ो यात्रा बनाया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे चंडू खाने की खबर बता दिया, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बीच कांग्रेस को आरएलडी से उम्मीद थी, क्योंकि राहुल की यात्रा का रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस था, लेकिन जयंत चौधरी ने ऐन वक्त पर मना कर दिया। यूपी में कांग्रेस नील बटा सन्नाटा है, ना लीडर है ना कोई जनाधार है। शायद इसीलिए ऐसे बयानों के जरिए राहुल की यात्रा वाली खबर गर्म रखने की कवायद है। वैसे सियासत की एक जंग जो है वो भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी हुई, जिसमें पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बाजी मार ली है और अब वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत प्रचंड ने की है। भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। प्रचंड ने एबीपी न्यूज संवाददाता दिबांग से खास बातचीत में कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। नेपाल और भारत का रिश्ता बेमिसाल है। भारत के साथ हमारा जो यूनिक रिलेशन है, दुनिया में कहीं भी ऐसा रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। हमारा बॉर्डर, हमारे इतिहास, हमारा भाषा, संस्कृति, अर्थतंत्र और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जो परिस्थिति है, ये दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए उसी के मुताबिक हमें नेपाल भारत संबंध को भी आगे ले जाना है। इस खास बातचीत में प्रचंड ने कहा कि नेपाल भारत के साथ आपसी हितों का ध्यान रखकर आगे बढ़ेगा। प्रचंड ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें सबसे पहले भारत ने ही बधाई दी। जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के यहाँ से निकल रहा था, पहला मुझे कंग्रेचुलेशन आया भारतीय राजदूत की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया और बधाई करके, और नेपाल भारत संबंध को और मजबूत करने की अपेक्षा के साथ वो पहले प्रधानमंत्री थे जिसने मुझे कंग्रेचुलेट किया। और ये भी संयोग की बात कही है या ये है कि ये पहला ये इंटरव्यू भी मैं आपसे और भारतीय इस चैनल को ही मैं दे रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी और गर्व है। सीपीएन माओइस्ट सेंटर के मुखिया प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ओली को चीन का करीबी माना जाता है, तो नेपाल की नई सरकार का रुख क्या भारत के खिलाफ होगा? एबीपी न्यूज ने यही सवाल पूछा तो प्रचंड का जवाब था कि ऐसा नहीं है, हम भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। हम भी उम्मीद तो यही करते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर जमकर बवाल हुआ है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा दी है, इसे रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व नहीं होगी, अब इन सीटों को जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। इसी फैसले के बाद यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। यूपी नगर निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जैसे ही ये आदेश दिया, आरक्षण पर सियासी तल्खी बढ़ गई। आरक्षण को मुद्दा बनाकर विरोधियों ने सीधे बीजेपी को टारगेट किया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है ये सब छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश है। वो चाहती नहीं कि चुनाव हो, तो इसलिए कोर्ट को दखल देना पड़ा। इधर विरोधी जिस आरक्षण पर बीजेपी को घेर रहे हैं, उस पर बीजेपी का नेक्स्ट फॉर्मूला रेडी है। विरोधियों तक बीजेपी ने साफ साफ पैगाम पहुंचा दिया कि आरक्षण किसी कीमत पर खत्म नहीं होगा, चुनाव होगा तो आरक्षण के साथ ही होगा। जो विपक्ष के लोग हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव बिना अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए होगा ही नहीं। न्यायालय ने कहा है उस अनुसार बढ़ेंगे, लेकिन SC/ST समाज, ओबीसी समाज के भाइयों बहनों को हम पूरी तरह से सम्मान देते हुए उनके हक को बिल्कुल हम रखेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। इस बात को योगी ने आगे बढ़ाया। सीएम योगी कह चुके हैं सूबे में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद अगर सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करना है तो कमीशन गठित करना होगा। ये कमीशन पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा, इसी आधार पर आरक्षण लागू होगा। एक और घमासान की बात करनी है जो भारत से 5000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में चल रहा है। रूस अब भी यूक्रेन के खिलाफ अग्रेसिव अटैक कर रहा है और यूक्रेन अमेरिकी हथियारों के दम पर डिफेंस को मजबूत बना रहा है। इसी बीच खबर यह आई है कि रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने 2023 को लेकर नई भविष्यवाणी की है।
दिमित्री मेदवेदेव ने एक नहीं 10 भविष्यवाणी की है और इन्हें ट्विटर पर एक थ्रेड बनाकर अपलोड भी कर दिया। मेदवेदेव ने लिखा, 2023 में तेल की कीमत बढ़कर $150 प्रति बैरल हो जाएगी। ब्रिटेन फिर से यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा। यूरो का चलन खत्म हो जाएगा। पोलैंड और हंगरी यूक्रेन की पश्चिमी इलाके वाली जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर नई आशंका जाहिर कर दी। मेदवेदेव ने लिखा, जर्मनी अपने इलाके को फिर बढ़ाएगा। वो पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और कीव समेत बचे हुए इलाकों को मिलाकर फोर्थ राइक यानी जर्मन एम्पायर बनाएगा। इसके बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच जंग छिड़ेगी, यूरोप टूट जाएगा और पोलैंड का फिर बंटवारा होगा। मेदवेदेव ने ब्रिटेन के टूटने की भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर आयरलैंड रिपब्लिक में शामिल हो जाएगा। इसके बाद आखिर में पुतिन के भरोसेमंद और रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने अमेरिका को लेकर अजीबोगरीब प्रेडिक्शन दिया। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका में एक बार फिर सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। टेक्सास इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा और इलॉन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, जो बाद में सिविल वॉर को खत्म कर देंगे। और अब एक तस्वीर आपको दिखानी है जो दिल्ली से सटे नोएडा से आई है। एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी की एक तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला देखिए कैसे अपनी नौकरानी के साथ क्या करती हुई दिखाई देती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है। ये देखिए खींच रही है, खींच कर ले जाती हुई ये महिला आपको नजर आ रही है। पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो बच्ची है वो किसी तरह इस लिफ्ट से बाहर निकल जाए। अब पूरा माजरा क्या है देखिए। कलेजा कांप उठेगा लिफ्ट के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर। मासूम बच्ची को एक महिला ने दबोच रखा है। ये लड़की महिला के शिकंजे से निकलने की जितनी जद्दोजहद करती है, शिकंजा उतना ही और कसता चला जाता है। लिफ्ट में ही महिला बार बार लड़की को डांटती दिख रही है। जबरदस्ती ये महिला बच्ची को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की महिला के साथ किसी कीमत पर नहीं जाना चाहती। मामला नोएडा सेक्टर 120 की क्लियो काउंटी का है। सोसाइटी की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। हुआ क्या, इसकी कंप्लीट थ्योरी पुलिस से समझिए। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही थाना फेज 3 पर मुकदमा लिखा जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में जो बाकी एविडेंसेस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग विधिक कार्रवाई पूरे प्रकरण में करी जाएगी। शेफाली नाम की ये बच्ची इस महिला के घर पर काम करती है। आरोप है कि बच्ची के मना करने के बावजूद उसे जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश में ये औरत थी, जिसके लिए लिफ्ट में ही लड़की से इसने मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। अकाउंट में जितना पैसा बढ़ता जा रहा है उतना दिल जो है छोटा होता चला जा रहा है। अब यूएनएससी में पीएम मोदी के खिलाफ याद होगा ना बेतुकी टिप्पणी की थी किसने? बिलावल भुट्टो ने। अब उसकी पोल खुद पाकिस्तान में खुल रही है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे अब्दुल बासित ने बिलावल को अमेरिका के दौरे का उनके विश्लेषण किया है। बिलावल की नाकामी का सच दुनिया के सामने रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहरीले बोल उगल चुके बिलावल भुट्टो जरदारी की बखियां पूरे पाकिस्तान में उधेड़ी जा रही है। अब अपने विदेश मंत्री की हैकड़ी भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे अब्दुल बासित ने तोड़ दी है, इस दावे के साथ कि बिलावल भुट्टो की बेइंतहा बेइज्जती अमेरिका में हुई। सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं थी तो फिर वॉशिंगटन डीसी जाना क्यों ज़रूरी था? मुझे ये समझ में नहीं आया। अपने आप को हम क्यों इतना गिरा देते हैं कि हम जो भी हमसे मुलाकात कर ले तो बस हम चले जाते हैं। ये भी नहीं था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ मौजूद नहीं थे अमेरिका में, वो मौजूद थे, बल्कि उस दौरान उनकी एक मीटिंग भी हुई जो उनके पनामा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ एंटनी ब्लिंकन की। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के झूठ का पुलिंदा तक खोल कर रख दिया। पाकिस्तानियों को बता दिया कि जो झूठ बिलावल के अमेरिका दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने फैलाया उसने पाकिस्तान की और नाक कटा दी है। मज़े की बात है जो हमारे वज़ारत ख़ारजा ने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया वही बड़ा दिलचस्प है। बड़ा डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ है कि जी ब्लिंकन की और हमारे वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू हुई। अगर मुलाकात नहीं मिल सकती थी तो बेहतर था कि आप वाशिंगटन डीसी ही ना जाते, आप न्यूयॉर्क से होकर आ जाते। 100% सही कहा। पाकिस्तान की यही हैसियत है। पाकिस्तान जहां जाएगा सिर्फ नाक ही कटवाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।